जनवरी कल महाकुंभ में एक दुर्घटना घटी। वहाँ पे स्टैम्पेड में 30 पीपल की जान चली गई एंड 60 पीपल इंजर हो गए। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? न्यूज़पेपर का कहना है लैक ऑफ क्राउड मैनेजमेंट। हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है वीआईपी विजिटर्स को ओवर कॉमन मैन। लैक ऑफ फायर सेफ्टी, साथ ही क्रैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ से GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही GS2 पॉलिसी में, एथिक्स में केस स्टडी भी आ सकती है। 27 दिसंबर को हमने टॉपिक किया था क्राउड मैनेजमेंट का। हमने एक आर्टिकल देखा था जिनका कहना था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, इन्होंने कहा है इंडिया में हाईएस्ट नंबर होते हैं स्टैम्पेड पे, उस वजह से इंजरीज एंड फेटेलिटीज़ ज़्यादा है। इन्होंने कहा था बिटवीन 1996 से 2022 तक कम से कम इंडिया में 4000 ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें 3000 पीपल की जान गई है। ये नंबर शो करते हैं इंडिया के क्रोनिक फेलियर को इन इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल हो, पॉलिटिकल रैलीज हो, साथ ही सेलिब्रिटी अपीयरेंस हो। एग्जाम्पल आया था सबरीमाला 2011 से, वहाँ पे स्टैम्पेड में 106 लोगों की जान गई थी। कुंभ मेला कल की घटना 7/3/2013 में वहाँ पे सेम घटना हुई थी। प्रयागराज में 36 पीपल की जान चली गई थी, जहाँ पे रेलवे स्टेशन पे ओवर क्राउडिंग हो गई थी। अगला आता है पॉलिटिकल रैली। 2014 में पटना में 30 पीपल की जान चली गई। एंड फैंडम जो लास्ट मंथ संध्या थिएटर का इंसिडेंट हुआ था हैदराबाद में पुष्पा 2 की रिलीज पे। हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है ये प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी अरेंजमेंट एंड क्राउड कंट्रोल, क्या अब तक इसके कोई भी क्लियर कट गाइडलाइंस हमने नहीं बनाए हैं? हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है। साथ ही क्या हमारी पुलिस फोर्स प्रिपेयर है साइज ऑफ क्राउड मैनेजमेंट के लिए? ये जो पैटर्न चल रहा है निगलेंस का, मिस मैनेजमेंट का एंड इनएडिक्वेट प्लानिंग का, एक कब खत्म हो जाएगा? इंडिया को प्रायोरिटाइज करना चाहिए क्राउड सेफ्टी को विद एक्शनेबल मेथड के साथ। हम स्पैटियल या थर्मल कंफर्ट बना सकते हैं प्लानिंग इवेंट में। जब भी कोई इवेंट हो हम यूज़ कर सकते हैं। हम सफिशिएंट हाइड्रेशन फैसिलिटी भी दे सकते हैं टू प्रिवेंट एग्जॉशन। हमारे लिए मल्टीपल एंड क्लियरली एंट्री एग्जिट पॉइंट वहाँ पे होने चाहिए जो कैपेबल करे क्राउड साइज को। हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस तैयार होना चाहिए। हम डिप्लॉय करेंगे मेडिकल एड, ट्रेन पर्सनल, साथ ही इफेक्टिव क्योस मैनेजमेंट। इंडिया को इंश्योर करनी चाहिए सेफ्टी अपने सिटीजन्स की, जो गैदर हो फेथ के नाम पे, फैंडम के नाम पे या पॉलिटिक्स के नाम पे। अब आते सेकंड न्यूज़ की तरफ। नाविक सैटेलाइट, इसरो ने अपना 100 लॉन्च पूरा कर लिया है। इसरो का 100 मिशन हमने NVS-02 ये सक्सेसफुली जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया है। GSLV F-15 के माध्यम से इनटू जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट। जो स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर का ऑर्बिट होता है, लेकिन जियो सिंक्रोनाइज इस टाइप में आता है, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में। ये सेकंड सैटेलाइट है NVS सीरीज का एंड पार्ट है हमारा नाविक प्रोग्राम का, जहाँ पे हमें प्रोवाइड करना है नाविक सिस्टम। नाविक क्या है? एक इंडिया का इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कंपेयर करता है US के GPS के साथ। ये डिज़ाइन किया गया है, हम प्रोवाइड करेंगे एक्यूरेट पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइमिंग सर्विस टू यूजर इन इंडिया। साथ ही जो रीजन है इंडिया के 1500 किलोमीटर बिहाइंड इंडियन लैंड मास में, ये हमारा प्राइमरी सर्विस एरिया है। नाविक में 2 सर्विस आती है। एक आती है SPS स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज, जहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा पोजीशन एक्यूरेसी और बेटर दैन 20 मीटर्स। साथ ही मिलेंगे टाइम एक्यूरेसी बेटर दैन 14 नैनो सेकंड ओवर अ प्राइमरी सर्विस एरिया में। इसका सेकंड सर्विस आती है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। ये हमारे काम का नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी नहीं इससे, क्योंकि ये मिलिट्री के लिए यूज़ की जाती है। आगे आता है IRNSS। लास्ट डिकेड में हमने शुरू किया था हमारा खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें हमने 7 सैटेलाइट लॉन्च करने हैं। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यहाँ पे हम देंगे पर्सनल नेविगेशन डिवाइसेस को, सर्विसेज को।
अभी जो एनवीएस सीरीज चल रही है ये उसकी सेकंड जनरेशन आती है इन सैटेलाइट में। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS3 मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे हमने ऐड किया है ऑटोमिक क्लॉक को, जो हमारी सेकंड इंडिजिनस क्लॉक है। इसके पहले भी हमने ऑटोमिक क्लॉक पे काम किया था। ये इंश्योर करेगा यूनिफॉर्म टाइम एक्यूरेसी अक्रॉस कंट्री में। ये फर्स्ट पेज की एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस पेज की ये दो न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक्स NBFC एवरी क्वार्टर में अपना प्रॉफिट बैलेंस शीट दिखा देती है, शो करती है। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें कीवर्ड आता है नेट इंटरेस्ट इनकम। ये बैंकिंग सेक्टर में NBFC में इंपॉर्टेंट है। बैंक ने कितना लोन दे दिया, साथ ही बैंक को कितना पैसा आ गया, इसका जो डिफरेंस होता है इसको कहा जाता है नेट इंटरेस्ट इनकम। जो इंटरेस्ट बैंक अर्न करती है बाय बैंक्स माइनस करना है इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक्स। बैंक कितना इंटरेस्ट देती है और कितना इंटरेस्ट पे लोन देती है और कितना इंटरेस्ट अपने पास ले लेती है, इसको डिफरेंस को कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। अगला आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मतलब अगर बैंक 10% पे अपने कस्टमर को लोन दे रही है और 6% पे किसी का डिपॉजिट अपने पास रख रही है, तो ये जो डिफरेंस है 4% का, उसको कहा जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मतलब कस्टमर डिपॉजिट करते बैंक्स में 6% इंटरेस्ट पे, बैंक लोन देती है कस्टमर को 10% इंटरेस्ट पे। ये जो 4% का गैप है इसको कहा जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अगला आता है स्लिपेज रेशो। अगर किसी बोरोवर ने 90 डेज में अपना लोन रिपे नहीं किया है तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वो लोन हो सकता है स्टैंडर्ड लोन, मतलब अभी आ सकता है। लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में 90 डेज के ऊपर हो गए लेकिन वो लोन हमारे पास वापस नहीं आया, हम उसको ऐड करते हैं NPA कैटेगरी में, उसको कहा जाता है स्लिपेज रेशो। अगला कीवर्ड आता है ग्रॉस NPA। मतलब बैंक का टोटल वैल्यू ऑफ NPA कितना है डिजिट नंबर में। आगे आता है नेट NPA। हमें NPA क्या है पता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो 90 डेज के बाद भी बैंक के पास वापस नहीं आया। बैंक कुछ फंड बाजू में रख देती है अनसर्टन लोन के लिए, उसमें से जो बच जाता है उसको कहा जाता है नेट NPA। अगला कीवर्ड आता है PCR। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है प्रोविजनिंग कवरेज रेशो। जब भी बैंक अपना लोन किसी को देती है तो उसके पहले कुछ फंड बैंक अपने पास रख लेती है, क्योंकि हो सके बाद में वो बैड डेट बन जाए। इसको कहा जाता है प्रोविजनिंग कवरेज रेशो। अब आते हैं अगले कीवर्ड पे, कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशो, कैपिटल एडेक्वेसी रेशो। इसमें क्या होता है, कुछ परसेंटेज होते हैं बैंक के, वो अपने रिस्क पे साइड में रख लेते हैं। मतलब अगर बैंक ने 4 कस्टमर को लोन दिया है, हो सके कोई रिटर्न नहीं कर पाएगा या कर पाएगा, तो उसके पहले बैंक ने कुछ मनी अपने पास रखनी चाहिए। आज ये डिजिट है 9% का। RBI मैंडेट करता है बैंक को आप 9% अपने पास साइड में रख लीजिए पहले से ही, इसको कहा जाता है कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो। अगला कीवर्ड आता है राइट ऑफ कर देना। जब बैंक अपने बैलेंस शीट में किसी लोन को रिमूव कर देती है या किसी डेब्ट को आफ्टर अ बोरर डिफॉल्ट कर जाए रीपेमेंट का, बैंक वेट करती है ये बोरर कब तक अपना लोन रिपे कर देगा। अगर नहीं करता है तो बैंक उसको राइट ऑफ कर देती है। इस वजह से क्या होता है, बैंक की जो बैलेंस शीट होती है वो क्लियर हो जाती है। फिर आते हैं इंडिया AS पे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। ये होता है कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज के लिए, जहाँ पे कंपनीज को शो करनी होती है अपनी टोटल कॉम्प्रेहेंसिव इनकम को। लेकिन अभी तक ये हमारे बैंक के लिए अप्लीकेबल नहीं है। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है इंडिया AS क्या है, क्या वो बैंकिंग सेक्टर के लिए अप्लीकेबल है या नहीं है। तो अभी जो देखा उससे पे प्रीलिम 2018 के क्वेश्चन आया था। बात की थी हमने अभी कैपिटल एडेक्वेसी रेशो कार, ये अमाउंट होती है जो बैंक को मेंटेन करनी पड़ती है। कैपिटल एडेक्वेसी रेशो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स इनकर इफ द अकाउंट होल्डर फेल टू रिपे ड्यूज। ये बात बिल्कुल सही है। अगर लोन किसी ने लिया है और रीपे नहीं कर पाता है तो बैंक को स्टार्टिंग में ही कुछ मनी अपने पास रखने होते हैं ओन फंड में से। अभी हमने देखा ये 9% है जो RBI डिक्लेयर करता है।
सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमें ढूंढना था करेक्ट। हम हटा देंगे ऑप्शन बी को और ऑप्शन डी को। अगला आता है कार डिसाइड करता है ईच इंडिविजुअल बैंक। कैसे हो सकता है? कोई बैंक 2% रखे, 1% रखे। आरबीआई का कहना है नहीं, आप कोई बैंक हो 9% आपको कार रखना चाहिए। यह सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। हम हटा देंगे सी को भी, हमारा ऑप्शन आ गया ए। यह एडवर्टाइजमेंट से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति जो आता है कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में, क्या है देखते हैं। यह हमने लिया है इंडिया ईयर बुक से, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया ईयर बुक में से हर साल 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 20 नंबर एक बुक से ही कवर हो जाते हैं। गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति जो बनाता 1984 में, जो अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। साथ ही इसमें एक नॉमिनेटेड बॉडी आती है सीनियर गांधीयंस की, साथ ही रिप्रेजेंटेटिव थे वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के। इनका काम है प्रोपेगेट करना लाइफ मिशन एंड थॉट ऑफ गांधी जी के इन थ्रू वेरियस सोशो एजुकेशनल एंड कल्चरल प्रोग्राम में। इसमें 2 कैंपस आते हैं। फर्स्ट आता है गांधी स्मृति, जहाँ पे गांधी जी ने अपने लास्ट लाइफ के 144 डेज रहे थे। सेकंड आता है गांधी दर्शन, दिल्ली में राजघाट में जो गांधी समाधि है ये उसी के बाजू में। यहाँ से प्री में क्वेश्चन बन सकता है। ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम ये कॉपीराइट के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। हम देखेंगे कर्नाटका म्यूजिक। यहाँ से हमें कीवर्ड मिलता है 4। फर्स्ट आता है पुरंदरा दास, जो फादर है कर्नाटका म्यूजिक के, कर्नाटिक म्यूजिक के। इन्होंने कंपोज किया है कन्नड़ा में, साथ ही संस्कृत में। ये वैष्णव ट्रेडिशन के फॉलोअर थे, पुरंदरा दास। यहाँ से कीवर्ड मिलता है ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटका म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक। यहाँ से GS1 में इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। त्यागराजा स्वामी, श्यामा शास्त्री एंड मुद्दुस्वामी दीक्षितर। अब आते टेक्स्ट कंटेक्स्ट पेज पे। बजट की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ दिया है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड 1991 के बाद यहाँ की बात चल रही है। इन्होंने कहा है हमने इस पीरियड को 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है 1991 से 2004 तक। सेकंड आता है 2004 से 2011 तक। थर्ड आता है 11 से 2023 तक। यहाँ से इस बार GS3 में इसमें क्वेश्चन आया था पोस्ट रिफॉर्म पीरियड का सोशल सेक्टर में। ये जो ग्राफ है चार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 1991 से 2003 तक हमारा जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट था वो 5 to 6 के बीच में चल रहा था, लेकिन सडनली 2004 से 2011 तक इस 6 सालों में 7 सालों में ये 6 के ऊपर चला गया। फिर अभी 2023 तक ये 5 के भी नीचे आ गया है। यहाँ से प्रीलिम में लाइन बन सकती है, क्या हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हाईली ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, स्टेबल है। सेकंड आता है प्राइवेट कंजप्शन। 1991 से 2003 तक ये 5% से भी कम था, फिर 2004 में ऊपर चला गया, फिर 23 में फिर से नीचे आ गया। अब बात करते हैं फिजिकल एक्सपेंडिचर की। कल हमने एक बजट का टेक्स्ट कंटेक्स्ट पेज पे आर्टिकल किया था। सोशल सर्विस, हेल्थ, एजुकेशन कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। 1980 में ये 4% के अराउंड था, अभी 2016 में ऊपर नीचे जाके ये अभी 8% के पास आ गया है। यहाँ से भी प्री की लाइन बन सकती है। लास्ट आता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। कल हमने देखा सोशल सर्विस एंड इकोनॉमिक सर्विस पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कहा जाता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। 1918 के बाद ये लगातार कम ज़्यादा होके अभी 40 के आसपास आया है, 46। फिर आते हैं जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसकी बात करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अभी 14% के ऊपर है। उसमें आता है एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट है, एक आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कल हमने इस पर डिटेल बात की। हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा रहा है, लास्ट
एक डिकेड में, लास्ट 10 सालों में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम ज़्यादा होके 2021 में काफ़ी हाई गया था लॉकडाउन के बाद, फिर अब उसी लेवल पे आया। कैपिटल एक्सपेंडिचर नीचे रहा है, 2% से नीचे ही। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। यहाँ पे बात कही गई है प्राइम मिनिस्टर सूर्याघर मुफ्त बिजली योजना। ये टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर किया था जब हमने 26 जनवरी को सुबह टैब्लू किए थे झांकियाँ, जहाँ से 26 को कर्तव्य पथ पे झांकियाँ जाती है। टैब्लू ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में। ये दुनिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट है। आपके घर के छत पे ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। हमें इंस्टॉल करना है रूफटॉप सोलर सिस्टम को 1 करोड़ होम में आने वाले 3 सालों में। हम एम्पावर करेंगे सिटीजन को, साथ ही बनेंगे स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन। इन्हांस करेंगे कटिंग एज रोबोटिक्स में, साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी में। रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया 4th लार्जेस्ट इंस्टॉलर है नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का वर्ल्ड वाइड। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सेसा, इसके चेयरमैन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। अगर कोई इसी प्रोजेक्ट को 1000 करोड़ का सैंक्शन रहा तो ये इनके अंडर में आता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। यहाँ पे क्यों मिलता है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। हमें अचीव करना है ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल को इन पेट्रोल में। हमारा टारगेट है पोल्यूशन कम करना है, फॉरेन एक्सचेंज बचाना है, साथ ही शुगर इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन करनी है। इसके 2 कीवर्ड थे। फर्स्ट आता है E10। हमने 2021-22 को इथेनॉल में पेट्रोल अचीव किया है 10% का। अभी चल रहा है E20। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है E10, E20 क्या है। अभी 25-26 में हम 20% अचीव करेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग को। इथेनॉल का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है सी हेवी मोलिसिस से, CHM, जिसमें कम शुगर का कंटेंट होता है। ये हमारे लिए यूज़ हो जाता है इथेनॉल प्रोडक्शन में। यहाँ से GS3 में इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पे। अब आते हैं बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर। इन्होंने छोड़ दिया है वेस्ट अफ्रीका एक ब्लॉक को, एक यूनियन को, उसका नाम है इकोवास। यहाँ से प्री में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है माली की, नाइजर की, बुर्किना फासो की, यहाँ के मिलिट्री गवर्नमेंट है जुंटा गवर्नमेंट है। नाइजर, बुर्किना फासो, माली। अभी हमने न्यूज़ देखी, उसी पे 2023 के प्रीलिम में क्वेश्चन आया था। रिसेंट ईयर में चाड, गुयाना, माली को अभी देखा, सूडान को लास्ट टाइम वीक में 2-3 बार देखा। कॉट इंटरनेशनल अटेंशन, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉमन टू ऑल ऑफ देम। ये आप क्वेश्चन पढ़िए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अब आते हैं ईयर ऑफ स्नेक पे। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। ईयर ऑफ स्नेक, आशा में ये सेलिब्रेट किया जाता है लुनार न्यू ईयर को। अभी हमने फेयरवेल दिया है ईयर ऑफ ड्रैगन को, ये अब खत्म हो गया है। अब शुरू हुआ है ईयर ऑफ स्नेक को। ईयर ऑफ स्नेक ये मनाया जाता है चाइना, साउथ कोरिया एंड ताइवान में। ईयर ऑफ स्नेक। आज के लिए इतना ही है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।